तो रेस्पिरेशन का लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। सबसे पहले अस्थमा, फिर एम्फाइसीमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीजेस। तो अस्थमा जो है वो एक्वायर्ड भी है और जेनेटिक भी है। ये थ्रू जनरेशन डिसेंड होते रहता है इस तरीके का डिजीज, इसलिए जेनेटिक भी होता है और एक्वायर्ड भी होता है। एक्वायर्ड इसलिए क्योंकि इसको अस्थमा इस जनरल कंडीशन ये तब क्रिएट होता है जब ओवर इम्यून रिस्पॉन्स दिखाने लगता है। इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स आने लग जाता है। तो ओवर इम्यून रिस्पॉन्स आने लग जाए तो इस तरीके का डिजीज देखने के लिए मिलता है। और कभी कभी लाइफ स्टाइल के बिगड़ने से भी अस्थमा कॉज हो जाता है, क्योंकि बचपन से एक्सपोजर नहीं मिला कोई नया एंटीजन का, माइट्स का, पोलेंस का, और पहली बार इंटरेक्शन हुआ, कोई फ्रूट हो गया, कोई वेजिटेबल हो गया और पहली बार एक्सपोजर हुआ, तो उसमें इम्यून सिस्टम जो है वो एग्जेजरेटेड एक्टिविटी दिखा दिया। कैसे? एंटीजन है, कोई पोलेन भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई माइक्रोब्स भी हो सकता है। तो ये जब एंटर किया लंग्स में और ये ब्रोंकस तक जैसे ही पहुंचा तो हमारा क्या कहते हैं लंग्स जो है, जैसे ही वो एल्विलस पे जाएगा या फिर ब्रोंकस पे जाएगा तो वहाँ पे फॉरेन सेल आया है ऐसा डिटेक्शन हो जाएगा। डिटेक्शन हो जाएगी, फॉरेन एंटीजन एंटर कर गया है टिश्यू में। अब जैसे पता चलेगा कि फॉरेन एंटीजन टिश्यू में एंटर कर गया है तो ये मास्ट सेल सिक्रीट करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। पहले देख चुके हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन्स, देन आफ्टर हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, हैपेरिन। ये क्या काम करेगा? ये वेजोडाइलेशन करेगा। वेजोडाइलेशन करेगा, फिर उसमें क्या आएगा? ल्यूकोसाइट्स आएगा उसके पास।
ये इस्तेमाल होगा डिजीज में, लेकिन यहाँ बता दे रहे हैं, रिवीजन हो जाएगा। यहाँ मास्ट सेल है, एंटीजन आया, उस पर मास्ट सेल उसको रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करने के बाद वेजोडाइलेशन किया, ल्यूकोसाइट्स आया वहाँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स, और उसके बाद क्या होगा, प्रोटीलाइटिक एंजाइम रिलीज होगा और ब्रोंकस में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। ब्रोंकस में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन। तो पहले जो ब्रोंकस में एयर ट्रैवल कर रहा था, वो जो वॉल था वो नैरोवर हो गया। वॉल नैरोवर क्यों हो गया, इन्फ्लामेशन की वजह से। तो इस इन्फ्लामेशन की वजह से जो एयर आ रहा था पहले, अब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। जिस अमाउंट में एयर पहले आ रहा था, अब उस अमाउंट में एयर नहीं आ पाएगा। तो इससे क्या होगा, क्रॉनिक कंडीशन क्रिएट होगा, जिसमें लंग्स के पास ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कमी में क्या होगा, ये वॉल जो है वो म्यूकस रिलीज करने लगेगा। म्यूकस रिलीज करेगा और पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा पाथ को। पाथ जैसे ही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो फिर सांस लेने में दिक्कत होगा, फिर वीजिंग साउंड आएगा। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो जाएगा, वीजिंग साउंड आएगा, और वीजिंग साउंड आने का कंडीशन और इन्फ्लामेशन का कंडीशन, इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, अस्थमा। तो ये अस्थमा था। अब इसका इलाज क्या है या इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट जनरली ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे। ब्रोंकोडाइलेटर्स से अगर उसमें स्टेरॉइड होता है, अगर वहाँ काम नहीं हुआ तो फिर ये डॉक्टर्स के पास ले जाएंगे, फिर वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन देंगे, वो भी स्टेरॉइड ही देंगे, और एयरवे क्लियर करने का कोशिश करेंगे लंग्स का। उसको सीपैप बोलते हैं, वो काम का नहीं है। अस्थमा अब सीवियर अस्थमा होगा तो सीवियर अस्थमा में क्या होगा, जो पल्मोनरी फ्लूइड है वो लंग्स के अंदर डिपॉजिट होने लग जाएगा। लंग्स के अंदर डिपॉजिट होने से क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा अगेन, तो एक नया कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। अगर उससे भी सीवियर हुआ तो ये ब्रेन तक भी जा सकता है। इसके बाद देखते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या है, क्रोनिक लंग डिजीज है। क्रोनिक लंग डिजीज में क्या होता है, जो लंग्स के ऊपर के सरफेस का जो सर्फेक्टेंट होता है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। जैसे ये लंग्स है, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, इसके ऊपर एक लेयर होता है, लेसिथिन का लेयर होता है जनरली। लंग्स एल्वेलाई रीजन है ये।
तो ये क्या होता है, ये धीरे 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 कोरोड होने लगता है इसका लेसिथिन का लेयर, जिसकी वजह से क्या होता है, एल्वेलाई डैमेज हो जाता है। और मिलियंस ऑफ एल्वेलाई डैमेज होने के बाद कंडीशन क्रिएट होता है क्रॉनिक लंग डिजीज। ये क्यों होता है, तो इसका मेजर कॉज जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्मोकिंग। और भी जैसे बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं हम लोग, तो भी ये कॉज होता है। अब एल्वेलाई धीरे धीरे डिसरप्ट होते चले जाएगा, तो फिर रेस्पिरेटरी रेट कम होगा, रेट कम होगा तो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस आएगा, हाइपोक्सिया। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है, कई लोग मजदूर होते हैं, वो लोग काम कर रहे होते हैं कोल माइंस में, सिलिकॉन इंडस्ट्रीज में, एस्बेस्टॉस में काम कर रहे हैं, एस्बेस्टॉस के बीच में काम कर रहे होते हैं। उनमें क्या होता है कि उनके काम की वजह से जो भी स्मॉल पार्टिकल है, या ग्लास इंडस्ट्रीज में, तो उनके काम की वजह से क्या होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ग्लास है या फिर स्मॉल पार्टिकल ऑफ कोल है, वो धीरे 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 क्या होता है, डिपोजिट होते चले जाता है लंग्स में। और इस डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, एल्वेलाई में, ब्रोंकस में फाइबर्स क्रिएट होने लग जाता है, फाइबर्स बनने लग जाता है। और पर्सन का रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जनरली इस तरह के को देखा जाता है सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, कोल माइंस में भी देखा जाता है डस्ट की वजह से। तो ये रेस्पिरेशन खत्म हो गया यहाँ पे। अगला टॉपिक एक्सक्रीशन चल रही है।